दोस्तों हमारा सूरज एक 6,96,340 किलोमीटर रेडियस की जलती हुई प्लाज्मा की बॉल है। इसका वॉल्यूम 13 लाख अर्थ के वॉल्यूम के बराबर है। इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है कि 12,000 अर्थ के सरफेस एरिया उसको कवर कर पाएंगे। अगर नंबर में रखूं तो तकरीबन मान लो 10 की पावर 12 किलोमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और बड़ा स्टार लेता हूं जो हमारे सूरज से भी 100 गुना ज्यादा वजनी है, और उस स्टार को मैं 10 किलोमीटर के रेडियस के एक स्फीयर में कंपैक्ट बंद कर देता हूं। जब मैं ये कंप्रेशन करूंगा तो एक ऐसा फिनोमेना होगा जिसको कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और वहां पर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जो मेरे पास बचेगा उसको मैं न्यूट्रॉन स्टार कहता हूं। वो न्यूट्रॉन स्टार सूरज के मुकाबले 2.5 गुना वजनी होगा। उसके अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन्स होंगे। उस स्टार की डेंसिटी इतनी ज्यादा होगी कि अगर मैं उसमें से एक चम्मच निकाल के ले आऊंगा मैटर का, तो वो धरती पर ट्रिलियन किलोग्राम वजनी होगा। यानी एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार एक बड़े पहाड़ के बराबर होगा। दोस्तों जब सारा प्रोसेस हो रहा होता है तो उसी वक्त जो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है सुपरनोवा एक्सप्लोजन से, अगर उसको भी मैं फिगर्स में रखना चाहूं तो तकरीबन 10 की पावर 44 जूल यानी 10 बिलियन सन जितनी एनर्जी छोड़ रहे हैं, उतनी एनर्जी एक झटके में रिलीज हो जाती है। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के हिसाब से ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें ग्रेविटी का जो फिनोमेना है वो स्पेस टाइम फैब्रिक के थ्रू समझना बड़ा आसान हो जाता है। स्पेस टाइम फैब्रिक ये कहते हैं कि मान लो हमारे पास एक चादर है बड़ी इलास्टिक सी, और जब मैं उसके ऊपर मास रखता हूं, जैसे मैंने जब सूरज रखा, तो वो उस चादर को डिस्टोर्ट कर देगा। उस डिस्टोर्शन के चलते जो आजू बाजू के मासेस हैं वो उसकी साइड बेंड होके आने लगेंगे, जिसको उन्होंने ग्रेविटी कहा। लेकिन अगर मेरे पास एक न्यूट्रॉन स्टार है जो बहुत कम वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास को लेकर बैठा हुआ है, उसको जब मैं उस स्पेस टाइम फैब्रिक पे रखूंगा और अगर मैं विजुलाइज करता हूं, तो वो तो बहुत काफी भारी वाला डिस्टोर्शन दे देगा। अब अज्यूम करो कि एक नहीं ऐसे दो स्टार्स हैं और एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। वो जो डिस्टोर्शन पैदा करेंगे उस फैब्रिक में, उस डिस्टरबेंस को हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। दोस्तों जो रोशनी हमें दिखती है, जिसे हम लाइट कहते हैं, जिसके थ्रू हम दुनिया को देख पाते हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन इसके अलावा जो मेरा माइक्रोवेव ओवन है या जो मेरे फोन का कम्युनिकेशन है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हो रहा है। इंफ्रारेड रेज भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्ट्रावायलेट रेज जिससे हमें ओजोन बचाता है सूरज से जो आ रही है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अगर इस पूरी फैमिली को, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाए, तो इस फैमिली का जो सबसे ताकतवर सबसे पावरफुल मेंबर है उसे कहते हैं गामा रेज। यानी गामा रेज के पास इस फैमिली की सबसे ज्यादा एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? मान लो ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी हो सकती है। ये जो गामा रेज हैं ये हमारे सूरज से भी निकलती हैं, और गामा रेज जो हैं वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी निकलती हैं। बस अंतर इतना है, जो सूरज से गामा रेज निकलती हैं तो उसको हम पर्सपेक्टिव में ऐसे रख सकते हैं, अगर सूरज 10,000 रेडिएशन छोड़ेगा तो उसमें से कोई एक रेडिएशन जो है वो गामा रेज जितनी एनर्जी लेके निकलेगा। लेकिन जब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए गामा रेज का बर्स्ट होता है। अब जो रिसर्चर, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट थे वो इस चीज में काफी इंटरेस्टेड थे कि क्या ये गामा रे बर्स्ट हम इस ब्रह्मांड की गहराइयों में भी ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि गामा रे बर्स्ट ये बताएगा कि कब कोई स्टार बन रहा है या कब कोई स्टार मर रहा है। क्या दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के चारों तरफ जब घूम रहे हैं, जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा है, तो भी तो गामा रेज निकल रही हैं। दोस्तों इन्हीं सब चीजों को पढ़ने के लिए 1990s में नासा ने कॉम्पटन नाम की एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करी थी। स्पेस शटल के थ्रू उसको ऑर्बिट में रखा गया था। लेकिन जनवरी 2023 को एक पेपर पब्लिश हुआ जहां पे रिसर्चर्स ने उस डाटा को 1991 और 1993 में जो कुछ ऑब्जर्वेशंस उस ऑब्जर्वेटरी ने कैप्चर करी थी, उस डेटा को जब पढ़ा, दे फाउंड आउट कि बहुत ज्यादा मैसिव, तो हम कह सकते हैं सुपर मैसिव न्यूट्रॉन स्टार्स का एक ऐसा डेटा मिला जहां पर वो एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब ये एक्सपेक्टेड है कि जब वो इतना जोर से घूमेंगे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब वाला जो स्पेस टाइम है उसके अंदर बहुत ज्यादा रिपल्स आएंगी, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स आएंगी। लेकिन क्योंकि ये फिनोमेना बड़ा दूर हो रहा है, बड़ा तुरंत हो रहा है, चुटकियों में ये फिनोमेना होकर खत्म हो जाता है, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जब उस फिनोमेना का पूरा सिमुलेशन किया गया तो इट वाज फाउंड आउट कि जो डेटा हमें मिला है और जो सिमुलेशन से हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहे हैं वो मैच कर रहे हैं। कितना मैच कर रहे हैं उसके लिए हम ये एक क्लिप देखते हैं।
दोस्तों इस क्लिप में हमने देखा कि शुरुआत में दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। जब वो एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट हो रही हैं। वो जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनकी कोई पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी है। तुम्हें एक छोटा सा लाइक की हमिंग साउंड सुनाई दे रही थी, राइट? अब जैसे जैसे वो एक दूसरे के पास आते जाते हैं तो कुछ ही सेकंड में, यानी जो पूरा प्रोसेस है 2 सेकंड के अंदर तो पूरा प्रोसेस निपट जाता है, और उस 2 सेकंड के अंदर भी कुछ ही सेकंड में जो दोनों न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं तो वो बनाते हैं एक बड़ा मैसिव न्यूट्रॉन स्टार। ये जो बड़ा मैसिव न्यूट्रॉन स्टार है ये अपनी एक्सिस पे 1 सेकंड में 75,000 बार घूम रहा है, जिसके चलते इसको एक इतनी स्टेबिलिटी मिल जाती है कि ये कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट कर जाता है। और वो जो माइक्रो सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट करता है उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार अपनी ही ग्रेविटी के चलते ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है और अचानक पूरा सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों इस रिसर्च से, इस सिमुलेशन से हमें 2 बातें पता चली कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स का सिमुलेशन है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि ग्रेविटेशनल वेव्स की जो स्पीड है, यानी जो ग्रेविटी की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, जो कि 2017 की ऑब्जर्वेशन से हमें कंफर्म हो गई थी। इस सिमुलेशन से, उस एनालिसिस को यूज कर जब हमने मैच करना चाहा तो हमें यह भी पता चल गया कि जो गामा रे बर्स्ट आ रही है इस प्रोसेस से, जिसके अंदर हमने एक बहुत ही ऐतिहासिक रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना को देखा है, जहां पर 2 न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं, एक बड़ा मैसिव न्यूट्रॉन स्टार बनाते हैं। और क्योंकि फिजिक्स ये प्रिडिक्ट करती है कि अगर मेरा न्यूट्रॉन स्टार जो है वो काफी मैसिव है, यानी अगर वो सूरज से 3 से 4 गुना ज्यादा भारी है तो वो रुक नहीं सकता और उसको कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल बनाना पड़ेगा। वो चीज भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। और हाँ, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे दोस्तों तुमने ज्वाइन किया कि नहीं किया ग्रुप को? अगर नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से ज्वाइन करो। मिलते रहेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।